कुछ भी नहीं मिला सरकार के द्वारा से। यहाँ तक कि हम लोग को गैस भी नहीं मिला है, ना प्रधानमंत्री आवास का ये कुछ मिला है वो भी नहीं मिला है। दावा तो बहुत करते हैं सरकार की, वो दे रहे हैं ये दे रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है सरकार की तरफ से। हम लोग को ये आवास मिलना ही चाहिए। और ना पीएम आवास की बात कर रहे हो तो पीएम आवास और आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में चलता है वो ना हमें मिला है और ना अभी तक मिला है। हम लोग वहाँ से 70-80 साल से निवास करते हैं। 11 बजे रात को मैं अपना घर खाली किया हूँ, पूरा पानी बरसात में भीग गया था, फूट गया है मेरा घर। आप लोग जाके देख भी सकते हो। यहाँ मेरे को भाई रोजी रोटी के लिए तो यहाँ आना पड़ता है बाहर में, उसके बाद मैं रोजी रोटी यहाँ आ गया। जब अभी इंदिरा आवास आ भी गया, मैं फार्म वार्म भर दिया और मेरे को ये आश्वासन दिया है कि अब इंदिरा आवास आ चुका है। अब इंदिरा आवास आ चुकने के बाद अभी तक हम लोगों का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण में यहाँ सभी का स्वागत है। दरअसल हम अलग अलग मुद्दों पर जो सामयिक होते हैं, जो आम आदमी के जीवन से जुड़े होते हैं, उन मुद्दों को लेकर संतुलन के समीकरण में बातचीत करते हैं। आज हमारा जो विषय है कि ये तेरा घर ये मेरा घर। दरअसल ये बड़ी खूबसूरत लाइन है कि ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो आके पहले मांग ले मेरी नज़र तेरी नज़र। पर यहाँ पे वो खूबसूरती उस तरह से नहीं है। दरअसल यहाँ पर दोनों पार्टियाँ जो हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों आवास को लेकर, जो प्रधानमंत्री आवास है उसको लेकर आमने सामने काफ़ी दिनों से नज़र आती हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप है। यही वजह है कि अभी 2023 में छत्तीसगढ़ ने अपनी एक आवास योजना भी डिक्लेयर की है। अब सवाल ये है कि जिनको आवास मिलना था, पक्की छत मिलना था, उनको कितनी छतें मिली, क्यों नहीं मिली, ये लोगों को जानने की उत्सुकता है। ये जो आवास है इसको हम एक तरह से देखते हैं, एक शेर है कि कच्चे घरों के पक्के लोग ढूंढ के लाओ अच्छे लोग। तो ये अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे? तो क्या कच्चे घरों में मिलेंगे? मल्टी स्टोरियाँ बन रही है, वहाँ पे फ्लैट बन रहे हैं, पर ये सब तरह तरह की दिक्कतें हैं। तो आज हमारा विषय बड़ा व्यापक है क्योंकि ये समस्या भी है और ये ज़रूरत भी है और तरह तरह के प्रयोग भी हो रहे हैं। तो हम इस पर बात करना चाहते हैं। संतुलन का समीकरण अभिनीत शुक्ल यहाँ से वो सवाल पूछेंगे, बातचीत करेंगे। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि एशियन न्यूज की तरफ से वो इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में। आज की हमारी परिचर्चा का विषय एक वृहद विषय है, ये तेरा घर ये मेरा घर। इस परिचर्चा में आज हम आवास के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारी मूलभूत जरूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान, हम तीन चीज़ों को मानते हैं। रोटी एक ऐसी ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं से पूरी हो जाती है, जुगाड़ हो जाता है। कपड़ा कहीं ना कहीं से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन मकान एक इंसान की ऐसी ज़रूरत है जिसे पूरा करने में, उस सपने को पूरा करने में उस व्यक्ति की पूरा जीवन लग जाता है। तो ऐसे में सरकार का क्या योगदान है आवास में हमारे, और ग्रामीण विकास में, शहरी विकास में, उन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं, कुछ बिल्डर हमारे साथ उपलब्ध हैं। तो आप सभी का मैं एशियन न्यूज़ की तरफ से स्वागत करता हूं और इस परिचर्चा को शुरू करता हूं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आप जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, दोनों पार्टियों की प्राथमिकता आवास है, इस चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर प्राथमिकता है आवास, तो इससे क्रियान्वयन में तकलीफें क्यों आ रही हैं? जी शुक्ला जी, सबसे पहले तो आपका और एशियन न्यूज़ की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो गरीबों के सर पर छत का जो अधिकार है उस विषय में आपने चर्चा रखी। निश्चित तौर पर बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे भ्रम फैलाए गए हैं। मैं आपके लोकप्रिय चैनल में पूरी जिम्मेदारी से ये वचन देता हूं कि एक भी आंकड़ा या एक भी वाक्य मैं बिना तथ्यों के नहीं कहूँगा। जिस प्रकार से भ्रम की स्थिति फैलाई गई है, मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ पीएम आवास का लक्ष्य। जैसा कि आपने कहा, पीएम आवास पहले इंदिरा आवास के नाम से योजना चलाई जाती थी, केंद्र की योजना है। उस समय केंद्रांश जो है 75% का होता था और 25% राज्यांश जमा किया जाता था।
मोदी जी के आने के बाद जब 2015 में यह योजना शुरू की गई तो छत्तीसगढ़ में उस समय रमन सिंह जी की सरकार थी। लक्ष्य जो कुल रखा गया था छत्तीसगढ़ के लिए 18,75,585 और ये 2016 से 23 तक के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 11,76,146 आवास का था। क्या इत्तेफाक रखते हैं आप सुरेंद्र वर्मा जी की बातों से? बताएं। सर्वप्रथम तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। इस लोकप्रिय चैनल में किस प्रकार से कांग्रेस के मेरे मित्र झूठा वाक्य प्रस्तुत कर रहे हैं, शर्म आती है। ये बताते हैं कि पीएम आवास कहां गया। अरे 5 साल से पीएम आवास नहीं बना पाए आपका मंत्री टीएस सिंहदेव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देता है। शर्म आनी चाहिए आपको। झूठ बोलने के पहले गरीबों का राशन खा गए। 16 लाख व्यक्तियों का अगर प्रधानमंत्री आवास कोई खाया है तो ये कांग्रेस पार्टी खाई है। ये दो घर देते थे, उसमें भी नाम लगाते थे इंदिरा आवास। ये किसी व्यक्ति विशेष की गुलामी की पार्टी है। और जब मेरे देश में एक लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार केंद्र में बैठती है, मोदी जी सबसे पहले अगर कोई घोषणा करते हैं तो मेरे छत्तीसगढ़ के लिए, मेरे देश के लिए, उन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा करते हैं। और दुर्भाग्य है कि यहाँ कांग्रेस की जब सरकार बनती है तो उस पैसे को खा जाती है। इनका खुद का मंत्री बोलता है, दूसरा क्या बोलेगा। दिनेश जी, आपने काफी चीजें बताई कांग्रेस के बारे में, राज्य शासन के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि आपने केंद्र से जो मिलने वाले फंड्स थे, जैसे जीएसटी का बार बार नाम लिया जाता है या बताया जाता है, हमारे जो केंद्र से जो फंड्स आने के थे सरकार के, वो केंद्र सरकार ने राज्य शासन को नहीं दिया, जिसके कारण योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ आ रही है राज्य सरकार को केंद्र सरकार के कारण। क्या सोचना है आपका? शुक्ला जी, एक चीज मैं आपके माध्यम से ही इनसे पूछना चाहूंगा जी। झूठ बोलने में तो कांग्रेसियों को महारत है, ये तो पूरे देश जानता है, इसीलिए इनकी क्या स्थिति हो गई है देख लो। कुछ राज्य में ये सीमित हो गए हैं जी। झूठ और फरेब की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इनके खुद के, अब भ्रष्टाचार की बात करूं, ये कौन सी पार्टी है? सौम्या चौरसिया क्यों जेल में है? मुख्यमंत्री साहब की सेक्रेटरी, थोड़ा मेरे कांग्रेस के मित्र बता देंगे। समीर बिश्नोई क्यों अंदर है, जेल के अंदर? मेरे कांग्रेस के मित्र बता देंगे। माइनिंग के सचिव थे, आज जेल के अंदर है। और माइनिंग डिपार्टमेंट अगर किसी के पास है तो मेरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास है। आज आपने कल मीडिया में देखा है, आप ही के मीडिया ने प्रसारण किया है, 508 करोड़ का महादेव ऐप घोटाला। ये सट्टेबाजों की सरकार हो गई है। ये क्या बात करेंगे? ये मात्र भ्रष्टाचार करने आए थे, गांव का विकास करने, मेरे गरीब का विकास करने नहीं आए हैं। गरीबों का विकास तो अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसने पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास बनाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक भ्रष्ट सरकार इस प्रदेश में बैठती है और मेरे 16 लाख गरीबों का आवास खा गई है। हमारे साथ धीरेन्द्र साहू जी भी जुड़े हुए हैं। आप ग्रामीण से प्रत्याशी हैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से। आपको क्या लग रहा है? आपने दोनों की परिचर्चा सुनी। हमारे भाई साहब कांग्रेस से बैठे हुए हैं, अग्रवाल जी बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। आपको लगता है दोनों पार्टियों की जो तकलीफें और ये डबल इंजन की सरकार ना होने का खामियाजा कहीं ना कहीं राज्य भुगत रहा है या आम जनता भुगत रही है? आपसी रंजिश दोनों पार्टियों की। एशियन न्यूज़ के सबो दर्शक भाई बहनी जो हर छत्तीसगढ़ है, ये मन विकास के बात करते, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते। एमन ना जनता के कोई भी हित के मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है। एमन भाजपा और कांग्रेस आई चोर चोर मौसेरे भाई, है ना। ये मतलब आज मैं यहाँ अपन दौरा करत हूँ, मैं यहाँ अपन विधानसभा में, वहाँ जो काबिल है वो जनता बताते। एक गरीब परिवार से मिला था, देखा था, ओकर छत में मतलब लकड़ी मन टूटे फूटे ऐसे टाइप के, जे मतलब जरूरत है मकान के, वो मतलब मकान नहीं मिला थे। और यहाँ ऐसे है, ये मन बोला थे कि मतलब हम मकान बनावा था, काकर मकान बनावा थे, बाहर ले आए तेकर मन के मकान बना थे। यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो लोकल आदमी है जेकर मन के मकान टूटे फूटे है, ओकर मन के मकान कहीं भी नहीं बने। और ये मन मकान बनावा थे, उनमें भी घोटाला है। पहली वहाँ के जो मकान बना थे ओकर से पैसा ऐठे जाते, एक एजेंट बनत। और ये मन बात करते विकास के, ये मन का विकास करिए? अभी तक छत्तीसगढ़ पूरा लूट के खा गए ये मन दोनों पार्टी ने। अभी मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आपने एक मुख्य बिंदु रखा है
आवास योजना को। तो अगर आपकी सरकार बनती है तो आप कितने समय में ऐसा लगता है कि इसको लागू कर पाएंगे या इस पे योजना पे क्रियान्वयन चालू हो जाएगा, जो 3-4 सालों से लोगों का बोलना है कि रुका हुआ है? शुक्ला जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, जी और आपके मीडिया के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को बता देना चाहता हूँ, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अगर सबसे पहला अगर हस्ताक्षर होगा तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना में हस्ताक्षर होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है और भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हर घर को पक्का मकान होना चाहिए। धीरेन्द्र साहू जी, आप बताइए, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लाया है, कांग्रेस 1-2 दिन में अपना घोषणा पत्र लाने वाली है, क्रांति सेना आवास के ऊपर क्या एक लेके चल रही है अपना, उसके बारे में बताइए। क्रांति सेना के जब सरकार बनी छत्तीसगढ़ में जी, तो छत्तीसगढ़ में एक सुख और शांति के आनंद आई। मैं बताता हूँ आप लोग, अभी कुछ दिन पहले यहाँ बिरगांव में एक डेरा पारा है जी, वहाँ जो छत्तीसगढ़िया भाई मन है वो मकान मतलब आवास देवो करके मतलब उजाड़ है, और वो मतलब ले जा करके वहाँ उरला साइड जो बीएसओ कॉलोनी बने हैं वहाँ ले जा करके वो मतलब रखे। अभी तक 5 जन के मौत हो चुके हैं, वहाँ ना सेफ्टी है ना कुछ, बच्चा छत से नीचे गिर के मर गए। और ये मन बात करते विकास के, एकर मन के विकास मात्र कागज में है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। एवं हम मतलब सत्ता ला बदला थे, भाजपा कांग्रेस, अब एकर मन के हालत खराब हो गए। ये मतलब समझ में नहीं आवा थे कि ये का हो गए छत्तीसगढ़ में करके। अब एमन छत्तीसगढ़िया करके बात कर रहे थे। अभी कुछ टाइम पहले छत्तीसगढ़िया सरकार है भूपेश बघेल कहा दी थे राज्यसभा सांसद बनाए पर एमन काबर बाही लेना था, छत्तीसगढ़िया था। सुरेंद्र जी, अभी वर्तमान में इसी साल 25 सितंबर 2023 को भूपेश बघेल सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था आपको प्रधानमंत्री योजना के तहत आप लोग अपनी जनता की जरूरतें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये योजना लाई गई? शुक्ला जी, निश्चित तौर पर आपने स्पष्ट रूप से पूछा भाजपा के साथी से भी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रत्याशी से भी जी, कि आपका क्या ब्लूप्रिंट है, आप काम कैसे करेंगे जी। हमारे आवास न्याय योजना की बात आप ही ने कही कि 25 सितंबर 2023 को परसदा बिलासपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योजना की शुरुआत कर दी है। ये केवल घोषणा नहीं है जी, ये हमारी गारंटी है जिस पे अमल हो चुका है जी। जिस तरह से जब केंद्र की मोदी सरकार अपने दायित्वों से भागती है, जब छत्तीसगढ़ की उपेक्षा करती है, जब राशि जबरिया रोके जाते हैं, तो ये भूपेश सरकार है। ये जनगणना नहीं कराए, जो बच्चा नाबालिग था 11 साल 14 साल का था, आज वो बालिग हो चुका है। कई ऐसे हितग्राही नए हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है, जो असमानता बढ़ी है, जो गरीबी बढ़ रही है, इन्हीं के आंकड़े में आधे से ज्यादा आबादी 137 करोड़ आबादी में 81 करोड़ गरीब हो गए। तो उनको आवास का लाभ कब मिलेगा? आप जनगणना कराएंगे नहीं, आप सर्वे सूची नया बनाएंगे नहीं। 2011 की सूची में तो बहुत सारे नए लोग जुड़ जाएंगे अगर होगा तो इस दायित्व को पूरा करने के लिए भूपेश सरकार ने यहाँ पर सर्वे कराया। दिनेश जी ने जो बातें कही, इसमें मैं एक आखिरी आपसे जवाब चाहूंगा कि आप इनकी बातों से कैसा, जो योजना का घोषणा की गई उस पे क्या सिर्फ घोषणा की गई है कि क्रियान्वयन भी कुछ ना कुछ चालू हुआ है सरकार द्वारा? पहली बात तो ये घोषणा राहुल जी ने नहीं की थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कही, जो सांसद भी हैं, राज्यसभा के नेता भी हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा 5 साल याद नहीं आया, 5 साल भूपेश सरकार ने 8,63,567 हितग्राहियों को जो सर्वे सूची में थे उनको आवास दिया। इसके अतिरिक्त जो नए हितग्राही हैं उनको लाभ देने के लिए सुन लीजिए, ये आपके कहने से हम नहीं बुलाएंगे। भूपेश सरकार ने अपने काम से प्रमाणित किया है, ये केवल घोषणा नहीं है, हमारी गारंटी लागू हो चुकी है। सितंबर 2023 से हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त की राशि जा चुकी है। तो ये जितना भी षड्यंत्र रच ले भाजपाई, जितना भी रोकने का प्रयास करे, ये भूपेश पर भरोसे की सरकार है, ये रुकेगी नहीं। 10 साल हो गया है हमारा में घर उर नहीं मिले है, और पानी बरसात में बहुत दिक्कत होते। मेरे को 2 महीना पहले मिला भैया प्रधानमंत्री योजना। मेरे यहाँ 2 मकान बने हैं मेरे दोनों भाई के नाम से, और मेरे को मिला है प्रधानमंत्री योजना का लाभ, मैंने लिया है। हम लोग को तो नहीं मिला है, हम लोग अपने मेहनत से बनाए हैं।
हम लोग उसका वो योजना नहीं लिए। क्या चाहते हैं आप? हमको सरकार से भरोसा है कि हम लोग अब फैमिली ज़्यादा तो हमको और कहीं जगह मिल जाए, भले जो पैसा लगे हम देने के लिए तैयार। लाभ तो नहीं मिला है, हाँ, लेकिन कुछ जो धान खरीदिए, हम भी किसान हैं, तो धान खरीदे हमारा अच्छा हो रहा है और बोनस भी दे ऐसे टाइम में है अपना। चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास तो आइए इस परिचर्चा को वापस शुरू करते हैं। हमारे साथ रितेश मोरे जी जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से। रितेश जी, आप एक युवा हैं, लंबा समय है आपके पास राजनीति का, तो किसी भी सरकार का किसी शहर या ग्रामीण विकास में योगदान को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो युवाओं की बड़ी भूमिका छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। आज छत्तीसगढ़ में आज 9.5 लाख नए मतदाता जिनकी आयु 18 से 23 वर्ष है 2022 के नए मतदाता की सूची के हिसाब से, और ऐसे कुल प्रदेश भर की बात करूं तो 60% युवा वाला प्रदेश आज छत्तीसगढ़ में है, जहां इस चुनाव में बड़ी निर्णायक भूमिका में है। और मैं बड़ी बात कहता हूं, मैं चाहे ग्रामीण अंचल की बात करूं चाहे शहरी क्षेत्र की बात करूं, इस 5 सालों में जो कांग्रेस ने युवाओं के साथ जो छलावा किया है, हम सब जानते हैं कि वो किस प्रकार से पुलिस भर्ती होगी, चाहे पीएससी का मामला आवाज होगा। पे बोले रितेश जी, बाकी मुद्दे भी हम कवर करेंगे आपके, लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो आवास है जी। आवास को आप किस प्रकार देखते हैं? किसी भी सरकार का आवास में या किसी शहर के विकास में या किसी ग्राम के विकास में क्या योगदान होता है, हमें उसके बारे में बताएं। देखिए, प्राचीन काल से चले आ रही एक बात है, रोटी, कपड़ा और मकान। जी। रोटी और कपड़े की व्यवस्था आज एक आम बात हो गई है, लेकिन मकान बनाने का जो एक सपना होता है हर गरीब परिवार का, हर एक सामान्य परिवार का रहता है, जिसका सपना साकार करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 के अंदर ये घोषणा किया कि मोर जमीन मेरा आवास। तो इसके तहत प्रत्येक गरीब परिवार को उसको शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए और ग्रामीण अंचल के अंदर 1.5 लाख रुपए के द्वारा उनको पक्का मकान दिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब टी.एस. सिंहदेव जी 2018 के पहले घोषणा पत्र समिति के जब अध्यक्ष थे, उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था प्रत्येक गरीब परिवार को हम पक्का मकान बना कर देंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि भूपेश बघेल जी ने किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों को छलावा से और ठगा है। नहीं, चले राज्य शासन की हम जिम्मेदारी मानते हैं या उनकी सहभागिता मानते हैं, वो चीज़ अपनी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन बड़ा हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार से आता है। 60% की हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार से आती है, जो राज्य शासन का आरोप है कि उन्हें पूरी नहीं मिल पाई, जिसके कारण ये इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है या लोगों को हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार भी इसमें कटघरे के दायरे में है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2020 और 21 की बात करूंगा जी, जहां 2020-21 में जब केंद्र सरकार ने यह पैसा भेजा तो मुख्यमंत्री जी ने वो सर्वे सूची उनको उपलब्ध ही नहीं कराई। तो 60% जो पैसा जो छत्तीसगढ़ के अंदर आया था, जहां 10,000 करोड़ का बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ हुआ, तो केंद्र सरकार ने देखा जब इस पैसे का उपयोग छत्तीसगढ़ नहीं कर पा रही है, क्योंकि 40% का जो अंशदान है, राज्यांश रहता है, उन्होंने केवल यहाँ पर क्रिकेट प्रतियोगिता कराने और ऐसे यहाँ भौरा गिट्टी और इस प्रकार के अन्य प्रतियोगिताएं कराने में उन्होंने व्यस्त रहा और प्रधानमंत्री आवास की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जब अभी चुनाव का विषय आया तो वो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके पुनः उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्होंने निवेदन करते हैं। तो इससे भूपेश बघेल जी की दोहरी चरित्र की जो पराकाष्ठा है वो हम देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वो जनता को झूठ और आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। क्यों उन्होंने चिट्ठी लिखा? दूसरी बात मैं बोलूंगा। अच्छा, मैं आपके पास वापस आऊंगा रितेश जी। कैफ मंजूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। कैफ जी, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है यूपी में, बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, सरकार का काम करने का तरीका अलग है, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के गवर्नेंस में और जो तरीका है यहाँ पे क्या फर्क देखने को मिलता है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश अगर कंपेयर करोगे तो ये आवास योजना के हिसाब से आप बोले उस पे, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो छोटा है, प्रदेश है जी, और मुख्यमंत्री की सोच भी छोटी है। जब केंद्र सरकार से स्वीकृत हो गया था तो मुख्यमंत्री जी ने खाली ये देखा कि अगर भाजपा केंद्र में है, और मैं बता दूं आपको, ये भी स्पष्ट कर दूं कि सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, वो खाली सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। सरकार जनता की होती है और वो सबकी होती है, जो वोट देते हैं उनकी भी, जो नहीं देते उनकी भी। कांग्रेस का जो आरोप है कि
केंद्र की जो सरकार है उससे हमें सहयोग नहीं मिला, इसीलिए हमको काम करने में तकलीफ जा रही है। तो वही हाल यूपी में भी रहा है जी कि दिल्ली में सरकार भाजपा भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन यूपी में सरकार समाजवादी पार्टी की थी। तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने तो अपने लक्ष्य के से भी आगे जा करके लोगों को बना के दिए मकान। आप लखनऊ में देख लो, लखीमपुर खीरी में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, कहाँ तक क्या आपको गिनाऊँ मैं। तो ये सरकार की छोटी सोच और छोटी मुख्यमंत्री की सोच भी छोटी है। मुख्यमंत्री जी ने कभी चाहा ही नहीं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को अपना मकान मिले। मुख्यमंत्री जी ने कभी चाहा ही नहीं कि छत्तीसगढ़ के लोग भी अपने मकान में रहे, उन पर अपनी छत हो। और यही कारण है कि वो महादेव सट्टा जैसे लोग भी निकल कर आ रहे हैं। अच्छा, आवास के ऊपर अगर हम बात करें तो रायपुर शहर के आप निवासी हैं जी, शहर में क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, कि क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में शहर का डेवलपमेंट आप किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, शहर का डेवलपमेंट तो इस 5 साल में रुक गया, पहले भी रुका हुआ था मगर अब थोड़ा ज़्यादा रुक गया। और जो शहर में जितने मकान आवंटित होने थे गरीबों को, मैं मान रहा हूँ उसका 1/3 हिस्सा भी नहीं हो पाया। खाली सरकार ने काम किया है, मैं ये नहीं मानता काम किया है, मगर वो कागजों में किया है। आप ये दिखा दो कि कितने हज़ार करोड़ रुपए की, अभी बता रहे थे कांग्रेस के मित्र, कितने हज़ार करोड़ रुपए केंद्र ने दिए हैं, मगर वो लगा कहाँ पर है। और दोनों ही झूठे हैं, एक चोर है तो दूसरा डाकू है। और डेवलपमेंट की बात है तो 4 पुल बना करके रायपुर को इन्होंने बांट दिया, मगर जो रायपुर के एक बड़ी आबादी नौजवानों की है, अगर नौजवानों को रोजगार ही नहीं मिलेगा और बेरोजगारी भत्ता के नाम पर आप उसमें ऐसी शर्तें रख दोगे कि जिसके घर में जिला ये पंचायत सदस्यों को उसको नहीं मिलेगा, तो नहीं, ये तो सरकार से जुड़ी बातें हो गई जी। लेकिन प्राइवेट बिल्डर्स का जो काम चल रहा है, एक बड़ा नेटवर्क है रायपुर में प्राइवेट बिल्डर्स का जो आवाज दे रहे हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता रायपुर डेवलप हो रहा है उन सब चीजों में? डेवलप साहब, आप अपने सारे स्टूडियो से बैठते देखते होंगे, हमें तो सड़क पे घूमते कहीं नहीं दिखाई देता। मैं तो पिछले 15 दिन से चुनाव प्रचार में भी हूँ। मुझे तो लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं कि जिनको वादे किए गए थे और वादे के नाम पर कांग्रेस के लोगों ने ठगी की है, उनसे फॉर्म भरने के नाम पर पैसे लिए हैं, तो उन लोगों को क्या जवाब देंगे कांग्रेस के लोग? अच्छा, एक शेर है, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। संजय नाग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवसेना से। संजय जी, किसी भी जगह को सुंदर बनाने के लिए क्या किसी के घर को उजाड़ना जरूरी है? क्या सोचते हैं आप? अगर ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर या आसपास में लगता है कि ट्रैफिक व्यवस्था यातायात जो है वो आसानी होनी चाहिए, और जैसे अगर तोड़ भी रहे हैं तो अभी 2 दिन पहले ही स्टेशन पे इस पे चर्चा हो रही थी कि जितने भी रायपुर में बस्तियां तोड़ी गई जी, और जितने लोगों को बसाया गया जी, अभी जिनको बसाया गया उस पे तो खैर थोड़ी बहुत ठीक है मकाने, पर सफाई की व्यवस्था पूरी टफ है। और जिनको पहले तोड़ के बसाया गया, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा सरोना, आप सरोना में जाएंगे तो एक जानवर जो रहते हैं, जानवर जैसी स्थिति वहाँ पर जो मकान बना के दिए हैं, वो कांग्रेस की सरकार में बनी, बीजेपी की सरकार में बनी, 15 साल पहले बनी थी वो मकान, वो कभी भी ढसक जाएगी और कभी भी फंसक जाएगी, ऐसी वाली स्थिति है वो मकानों में। और वहाँ हमारे समाज के हो या अन्य समाज के हो, हमारे जैसे गरीब भाई लोगों को वहाँ से रोड से हटाकर वहाँ पर सरोना में बसाया गया, 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर, शहर से दूर। ना उनको कमाने की व्यवस्था थी, ना काम का व्यवस्था था। मतलब आपका बोलना है कि उस आदमी के पास, उसके पास आने जाने की भी व्यवस्था नहीं है और उसे इतनी दूर बसा दिया गया, इतनी दूर बसा दिया गया। और उसके बाद कोरोना का जो समय आया, लोग तो भूखे मर रहे थे जी। ना राज्य सरकार ने कुछ उस समय कुछ कर पाए जी, ना जो वो सेंट्रल में बैठी है वो 15 लाख देने की बात की थी, पर 1500 रुपए दिए, हर महीने 500 रुपए वो देते थे जी। हर एक गरीब परिवार के जो खाता जो खुली हुई थी उसमें 500 रुपए भेजते थे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, 15 लाख की जगह में 1500 रुपए उन्होंने खाते में दिया। रितेश मौर्य जी, संजय जी ने जो बात कही है मैं उसी से आपका जवाब लेना चाहूंगा कि ये जो तकलीफें आ रही, गुणवत्ताहीन अगर हम कुछ चीज बना के दे रहे हैं तो वो कब तक कारगर रहेगी, या उसकी जो हम बोलना चाहिए कि लास्टिंग है वो लंबे समय हम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी चीजें बनाने का मतलब क्या है? मैं संजय नाग जी की 2 बातों का जवाब दूंगा। पहले जो उन्होंने बोला कि कोरोना काल में जो वहाँ के बस्ती के लोगों को भूखे मरने की स्थिति, तो मैं उनको जानकारी दे देता हूँ। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश भर में 5 किलो अन्न की योजना
के तहत फ्री में 5 किलो चावल की योजना बनाई थी और उनको देने का प्रावधान किया था। परंतु छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पेट में दर्द होता है कि केंद्र सरकार इनको फ्री में चावल दे रही है, तो उस चावल को दबाने का काम करते हैं। तो इसमें पूरी गलती यहाँ के राज्य सरकार की। दूसरी बात मैं बोलूँगा कि जो बस्तियों को हटा करके उनके लिए पक्के मकान की योजना है, बीएसयूपी मकान जिसे कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए कि नगर निगम के द्वारा होते हैं और नगर निगम में विगत 15 सालों से कांग्रेस जो है यहाँ पर महापौर के रूप में स्थापित है और ऐसे गुणवत्ता की जो पूरी योजना है नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। इसमें ना केंद्र की कोई स्थिति हो सकती है ना राज्य की स्थिति हो सकती है। लेकिन तो रितेश जी, कांग्रेस जो है लगातार चाहे आवास के विषय में हो, कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचार कर रही है। और जो बीएसयूपी मकान बनते हैं, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जो कॉलोनी डेवलप हो जाते हैं तो वहाँ पर सोसाइटी बना करके उनके रख रखाव की योजना उसके अंतर्गत आने वाले जोनों की और वहाँ के समिति के सदस्यों और अध्यक्षों की होती है। ऊपर बात की कि 15 साल से नगर निगम यहाँ पे काबिज है, लेकिन हम कमल विहार की बात करते हैं, नए रायपुर की बात करते हैं। ये सब योजनाओं का क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की सरकार रही उसमें मेन डेवलपमेंट हुआ या इन जगहों को बसाया गया, लेकिन हम फिर भी उस पूरी जगहों को बनाने के बावजूद आज वहां बसाहट नहीं ला पाए। क्या कारण है उसके? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कमल विहार योजना की बात बताऊँ, 2018 के पहले की योजना है जहाँ पर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई तो उस डेवलपमेंट पे पूरा रोक लगा दी और उसका नाम अभी हटा करके कौशल्या माता विहार रखने की कोशिश की। तो वहाँ बसावट कैसे होगा? आप सब जानते हैं कि जहाँ बसावट होता है, जैसे नया राजधानी में, मैं सेक्टर 29, सेक्टर 28 की बात करूँ तो वहाँ किराने की दुकान, फल वाले की दुकान, चाहे गुमटी वाली दुकान ऐसे होती है। जब तक आम जनता को वहाँ पर उसकी मूलभूत सुविधाएं, उसकी आवश्यकता के अनुरूप वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलेगी तो वहाँ बसावट कैसे होगा? कमल विहार की योजना मैं बात करूँगा तो वहाँ पर केवल एक प्राइवेट हॉस्पिटल और एक डीपीएस स्कूल खुल गया, लेकिन वहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं इस राज्य सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई, क्योंकि अभी राज्य में भूपेश जी की सरकार है और भूपेश जी जानते हैं कि अगर मैं केंद्र की जो आने वाली योजनाओं के अगर अंतर्गत मैं काम करूँगा तो जनता को यह लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने काम किया, इसलिए वो हर प्रकार से केंद्र की जितनी भी योजनाएं आती है उस पर रोक लगाने का, किसी प्रकार की बहाना बनाने का काम करते हैं। और आखिरी में वो, अगर मैं आवास की फिर से बात करूंगा तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का इस 4 सालों में उन्हें रोक लगाया और अभी चुनाव आता है तो जनता को दिखाने के लिए वो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ में 16 लाख आवास देने के लिए पुनः लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपसे निवेदन करते हैं। इसका मतलब उनका दोहरा चरित्र है। वो 4 साल जहां पर छत्तीसगढ़ में आवास योजना को रोक के रखते हैं और सर्वे सूची को रोक के रखते हैं। मैं अभी बता देना चाहता हूं, मैं सिंगवा ब्लॉक के अंदर, मेरा स्वयं का गांव आता है, एक गांव के अंदर सर्वे होता है, भूपेश सरकार की पूरी शासकीय पूरी प्रशासन की पूरी मशीन लगी हुई है। आप लोगों ने काफी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की, आप हमारे साथ शामिल हुए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।